देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या एनडीए में नेता अपमानित महसूस करते हैं? क्या महागठबंधन में सहयोगियों की कोई सुनवाई नहीं होती? क्या बिहार चुनाव से पहले दोनों गठबंधन की सूरत बदलने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनडीए से लेकर महागठबंधन तक में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त तकरार जारी है। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो हमेशा एनडीए का साथ देते आए हैं, लेकिन अब जरूरत है कि एनडीए उनका साथ दे। मांझी ने एक बार फिर 15 सीटों की अपनी डिमांड दोहराई है। धमकी दी है कि लड़ूंगा तो 15 सीट पर, वरना एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक तरफ मांझी ने आर पार की बात कह दी है, तो दूसरी टेंशन चिराग पासवान दे रहे हैं। खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में जीना है तो मरना सीखो, हर कदम पर लड़ना सीखो का संदेश दे रहे हैं। एनडीए में टेंशन हाई है तो महागठबंधन में किसी की सुनवाई ही नहीं है। कांग्रेस की डिमांड अब तक अधूरी है तो मुकेश सहनी अपने ही धुन में मगन। सवाल है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का फाइनल फैसला फ्रेंडली फाइट पर आ पहुंचेगा? क्या एनडीए में चिराग और मांझी की राहें जुदा हो जाएंगी? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको सुनवाती हूं सीट शेयरिंग को लेकर कैसे एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ। हर रोज देखता हूं क्या चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है। आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। और मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। बिहार को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे? और जिसका एक विधायक नहीं है वो अपने को बड़ा समझता है, जिसको एक दो विधायक है जो अपने को बड़ा समझ रहा है और क्या क्या मांगता है वो मैं नहीं करना चाहता। तो हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे। तो चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा है? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। तो आपने एनडीए में किस तरीके से सीट को लेकर युद्ध जारी है ये तो सुन लिया। अब आपको बताते हैं महागठबंधन में कैसे सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। यहां कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी जारी है, लेकिन मुकेश सहनी बार बार बता रहे हैं कि उनकी डिप्टी सीएम वाली डिमांड पूरी हो चुकी है। अब मुकेश सहनी ने दावा किया है कि तेजस्वी के साथ उनका चेहरा ही महागठबंधन का फेस है, जिसका मुकाबला नीतीश कुमार से। कितनी सीटों पर आपकी सहमति बनी है? आपका दावा कितना है सीटों को लेकर? देखिए, ये समय का बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जब भी हमारे 4 विधायक को खरीद लिए और सरकार से हमें बाहर कर दिया, तब से मैं ही नहीं, मेरे लाखों कार्यकर्ता इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा को बिहार से कैसे हटाना है। और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोगों ने बिहार में महागठबंधन का मैं हिस्सा बना हूं और 2024 में मजबूती से बिहार में हम लोगों ने लड़ा। और ये जो चुनाव होगा 2025 का, इसमें हम लोगों के फेस पे चुनाव होगा। एक तरफ तेजस्वी जी, मुकेश सहनी के नाम पे चुनाव होगा, एक तरफ नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव होगा। तो ये, और यहाँ पे मजबूती से हम लोगों को सरकार बनाना है और 6 दल का एक गठबंधन है। यहाँ पे हम लोग और भी चाह रहे हैं कि हमारे साथ कंफर्टेबली और भी सहयोगी जुड़े और हम लोग साथ में चलेंगे। हमारे पास सीट का कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा जितना भी सीट लड़ेंगे ना, उससे ज्यादा सीट आरजेडी लड़ेंगे, और उसी अनुपात में जितने भी हमारे सहयोगी दल है, उस अनुपात पे सभी सहयोगी दल जो है कंफर्टेबल है चुनाव लड़ने के लिए। और हम लोग बड़ा इंटरेस्ट, लार्जेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए गठबंधन बनाया है और भाजपा को भगाना है। तो 2 सीट कम या ज्यादा
वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम तो पहले इच्छा रखते थे 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन हमने इसमें बहुत हद तक सीट हमने कम कर दिया क्योंकि हमें पता है कि हमें बड़े लार्जेस्ट स्केल पे हमें काम करना है, देश लेवल पे हमें काम करना है। तो इस जगह पे गठबंधन में सब आदमी सहज रहे, इसके लिए हमने कम कर दिया और हम लोगों का नंबर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। और कल या परसों आप लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे। आप कह रहे हैं कि 2 सीट कम या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बड़े लेवल पर काम करना है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर एक सहमति बनी होगी। आपने पहले 60 सीटों का दावा किया, अब जब बैठक हुई उसमें किस बात पर सहमति बनी? अगर 60 नहीं तो कितनी सीट आपको मिल के नीचे है? 40 के नीचे है 60, 30 या 35 कितनी? अब जो भी नंबर है वो क्या है कि देखिए, कुछ तो गठबंधन धर्म निभाना है ना। जब इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, हमारे सहयोगी को बोलना है और उसके मुंह से आप सब सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तक तो मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो ये तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम बनेंगे। उसके साथ साथ हमारे सहयोगी जिस रोज बोलेंगे तो उस रोज ज्यादा और बेटर होगा। तो हमारे सहयोगी को बोलने का समय आप लोगों के बीच में हम लोग देंगे। हमारे सहयोगी कहेंगे कि भाई सीएम भी हमारा ये नाम होगा, डिप्टी सीएम ये नाम होगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि सीएम के लिए भी नाम का चल रहा है। इंटरनल सब क्लियर है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चीज अभी तक नहीं क्लियर हुआ। तो ये सारे चीजें जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम जवाब दे देंगे। गठबंधन धर्म को कुछ निभाते हुए आपके बीच में अभी बोल देना हमको लगता है ये सही नहीं होगा, उचित नहीं रहेगा। लेकर आपका जो दावा है, हम मुकेश सहनी अगर महागठबंधन जीतता है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे? 1% भी कोई किंतु परंतु नहीं है, फाइनल है। एक अति पिछड़ा बेटा, मल्लाह का बेटा, जिसके पास वोट हो, ताकत हो, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? आप नहीं चाहते कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अगुवाई जो उनके बताए हुए रास्ते पे चले और जिनकी 37% वोट हो, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? और सरकार जब हमारी बनेगा तो हम नहीं बनेंगे तो हम क्या डोनाल्ड ट्रंप को बुला कर बना देंगे क्या? तो हमारी सरकार होगा तो हम ही बनेंगे। तो ये इसमें कोई 1% भी आगे पीछे नहीं, हमारे सहयोगी का भी समर्थन प्राप्त है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है और कल तेजस्वी यादव जी ने भी क्या इस पर मोहर लगा दी है क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, अगर नहीं होता तो हम नहीं बोलते। जैसे सीएम के लिए सहयोगी का मन बना हुआ है कि तेजस्वी जी ही सीएम का होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर चर्चा नहीं होता तो बोलना अच्छा नहीं है। जैसे अभी हमने नंबर के लेकर नहीं बोला क्योंकि नंबर बोलना असहज वाली बात होगा, इसलिए नहीं बोल रहे। लेकिन जो बोलने का है वो तो हम बोल ही रहे हैं। और 40 से कम आप कह रहे हैं कि 40 या 40 से कम? 40 से नीचे हम थोड़ा सा है। 40 से नीचे आप उसमें सेटिस्फाई हैं? हाँ, उसमें एकदम है। तो महागठबंधन में क्या चल रहा है ये आपने सुन लिया, एनडीए में क्या चल रहा है ये आपने सुन लिया। अब ये गुत्थी सुलझाना कितना मुश्किल है, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नवल शर्मा, प्रवक्ता जेडीयू, सैयद लारे बकरम, प्रवक्ता आरजेडी, सैयद असीम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम हमें ज्वाइन करेंगे, राजीव रंजन, प्रवक्ता जनसुराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आपके साथी या आपके पक्के वाले दोस्त ये आरोप लगा रहे हैं कि आप दोस्ती तो करते हैं लेकिन बेईमानी जरूर करते हैं। नहीं प्राची, मैं देख रहा था और सभी के प्रारंभिक उद्बोधन को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। यदि आपको ध्यान होगा तो मैं आपके दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहली बार भारत की राजनीति में गठबंधन को धर्म का स्टेटस देने वाले, गठबंधन धर्म या अंग्रेजी में ये कहिए कोalition धर्मा, ये सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के राजनेताओं को सिखाया है कि गठबंधन का महत्व क्या होता है। जब कोई जानता नहीं था तब 22-22, 23-23 पॉलिटिकल पार्टीज, क्या फारूक अब्दुल्ला हो, क्या ममता दीदी हो, क्या डीएमके हो, सबको लेकर के हमने गठबंधन चलाया है। तो ये तो विषम परिस्थितियां थी। आज तो फिर भी परिस्थितियां अच्छी हैं। चिराग जी हो, चिराग जी के स्वर्गीय पिताजी रामविलास जी की आज पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। मांझी जी हो, ये दोनों केंद्र में वरिष्ठ मंत्री हैं। हाँ। इन दोनों का सम्मान, इन दोनों की प्रतिष्ठा सुनिश्चित की है भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी ने। तो कोई कहीं नहीं बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है मांझी जी को? बिल्कुल परिवार की तरह गुरु प्रकाश पासवान जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, तो फिर क्यों बार बार मांझी जी को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है? अगर इतना ही सम्मानित आप लोगों ने किया है उनको और इतना ही अच्छे से गठबंधन धर्म आप लोग निभाते हैं, तो खुलकर क्यों कहना पड़ रहा है? अपनी पीड़ा क्यों बतानी पड़ रही है कि मैं अपमानित होता हूं? आप अपना फर्ज निभाइए ना गठबंधन का। प्राची, आप भी जानते हो कि ये जो बयान है, ये जो बाइट है, आप इनफैक्ट मुझसे बेहतर जानते हो कि इस पूरे के पूरे विषय की जो शेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे की है। इस पे अनावश्यक कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा करना ये कोई इंटरेस्ट का विषय है ही नहीं।
ये कोई ऐसा प्रासंगिकता देखिए, है ही नहीं। आप गुरु प्रकाश पासवान जी सुनिए ना, अब ना तो यहाँ कंट्रोवर्सी मैं पैदा कर रही हूँ और ना आप पैदा करेंगे कंट्रोवर्सी। यहाँ तो जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो गठबंधन धर्म को बखूबी निभाते हैं, जो अपने आप को मोदी का चेला कह रहे हैं, अब आपको अच्छा लगता है आपके अपने सहयोगी, आपका परिवार का कोई व्यक्ति अपमानित हो और वो बार बार कहे कि मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ता है, अच्छा लगता है आपको ये सुनने में? प्राची, पहली बार मांझी जी मूसर समाज से आते हैं, मांझी समाज से आते हैं और बहुत महादलित समाज से आते हैं। उस महादलित समाज के बेटे को केंद्र में यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, तो उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा की चिंता उनसे अधिक हम लोगों को है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार हूं। मांझी जी, चिराग जी के सम्मान की चिंता जितनी उनको नहीं होगी, उनसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को है। और नरेंद्र मोदी जी के मन में हमेशा वंचितों की चिंता होती है। पहली बार 75 वर्षों में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, तो अब पहुंची है। नरेंद्र मोदी जी खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, तो पिछड़ा होने का दंश क्या होता है, पिछड़े होने की संवेदनशीलता देखिए पासवान जी, ये मुझे बताने से अच्छा या इस बात को दोहराने से अच्छा है आप मांझी साहब को ये बताइए ना। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मैं अपमानित हो रहा हूं, बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ता है, तो झूठ बोल रहे हैं मांझी जी फिर? आप देखिए प्राची, मैं आपको, आप कहिए तो हम लिख के दे देते हैं। हम लिख के दे देते हैं कि 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के अंदर, पुनः बोल देता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं, मैं ना कि पूर्णतः आश्वस्त हूं बल्कि आशान्वित भी हूं कि 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के अंदर चिराग जी हो, मांझी जी हो, एनडीए में पूरी समन्वय के साथ, पूरी समरसता के साथ, अरे वो तो खुद ही, अरे सर सुने, आप जो मुझे लिख कर दे रहे हैं, आप जो मुझे लिख कर दे रहे हैं, सुनिए ना, आप जो मुझे लिख कर दे रहे हैं, वो तो मांझी साहब खुद ही कह रहे हैं, सीट मिले ना मिले मैं एनडीए के साथ रहूंगा, मैं तो चेला हूं मोदी जी का, मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्रेम है वो मोदी जी के साथ रहेगा। तो वो भी लिख के देने को तैयार है। बस इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, अच्छा लगता है आपको आपके परिवार का व्यक्ति कोई अपमानित महसूस हो? आप बताइए, सुनने में कैसा लग रहा है पासवान जी, पीड़ा हुई कि नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने क्या कहा, अब आप कहिएगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि चिराग जी और मांझी जी, और बार बार मैं दोनों का नाम ले रहा हूं, और अब कहिए तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी जोड़ देता हूं मैं। तीनों जो हमारे घटक दल हैं, तीनों का उचित सम्मान, तीनों को उचित प्रतिष्ठा और तीनों को उचित प्रतिनिधित्व 24 घंटे के अंदर उपेंद्र जी, चिराग जी, मांझी जी, बीजेपी और जेडीयू के नेता एक मंच पे आएंगे और सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा चले, गिले शिकवे तो हैं, कम से कम ये तो मान ही लिया आपने कि कुछ गिले शिकवे हैं और वो 24 से 36 घंटों में दूर हो जाएंगे। चलिए, ये तो कम से कम आप मान ही रहे। अब अकरम साहब, आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। मानना पड़ेगा सर आपको, आप लोग वाकई में एनडीए गठबंधन से आगे निकल चुके हैं। यहां तो अभी किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये फाइनल कर रहे हैं। आपने तो तय कर लिया सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम साहनी साहब ही होंगे, ये आप लोग तय कर चुके हैं, फर्स्ट आ गए इसमें। अब आप नहीं, शुक्रिया प्राची। हमने ऐसा कोई अभी हमारे यहाँ ये कोई भी सिर फुड़व्वल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार और आचार रहा है, शुरू से यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, जिसके बुनियाद में यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट रहता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत हो रही है, कुछ चीजें आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए भी कुछ मसाला देना चाहिए होता है, तो बीच बीच में कोई कुछ बोल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत तमीज के साथ, बहुत तहजीब के साथ, बहुत प्यार और भाईचारे के साथ सारा गठबंधन हमारा एक साथ मूव कर रहा है और सारी चीजें बहुत जल्द आपके सामने, आपके पटल पे रख दी जाएंगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी द्वेष नहीं है, कोई भी अंतर्द्वंद नहीं है, कोई भी झूठ का वादा किया गया अपने घटक दलों के साथ हमारे पार्टी के नेता का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने घटक दलों को कहते कुछ और है, 2 दिन के लिए मनाना, 3 दिन के लिए मनाना, 24 घंटा मनाने में चाहिए। इतना मान मनोबल, इतना रूठा बोली इस बात के लिए है क्योंकि हमारे गया जिला से आने वाले आपके, जिनकी आप बात कर रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी, उनके साथ जो छला गया एनडीए की सरकार में, बिहार में डबल इंजन की सरकार में, आज भूसर समाज जो है उसके पास जो सरकारी घोषणाएं की गई, सरकारी तौर पे जो उन्हें जमीनों का मुआवजा देना था, पट्टा देना था, वो आज तक नहीं किया गया। सब चीजें जो है अधर में लटकी हुई है। समाज हाहाकार है। अकरम साहब आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं। मैंने तो आपसे प्रश्न ही ये किया कि आप तो आगे निकल गए, बधाई के पात्र हैं
आपको तो अपनी और अपने गठबंधन की पीठ थपथपा लेनी चाहिए। अकरम जी सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। अरे यहाँ तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आप फर्स्ट आ गए, आप फर्स्ट आ गए अकरम जी। ये तो अभी सीटों के शेयरिंग के दांवपेच में फंसे हुए हैं। आपने तो तय कर लिया सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। तेजस्वी जी ने कहा है, ये कहा आज हमारे इंटरव्यू में सहानी साहब ने, तो मान लू ना सैनी साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी उनकी विचार है और हर के मन में इच्छा है, इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छा जिस तरह से विपक्ष अभी एनडीए बना रही है कि हम ही आ रहे हैं, वो इच्छा भी उनकी धाराशायी हो जाएगी। कुछ दिन की बात है। हमारी इच्छा हमारे मुख्यमंत्री तय है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। इनके आंगन में कौन है वो जरा इनके यहाँ देखिए, कितने बार जन्मदिन का। अरे तो अकरम जी लीजिए, अकरम जी अब सुनिए, मैं तो आपको यहाँ फर्स्ट आने की बधाई दे रही हूँ और आप कह रहे हैं नहीं मुझे फर्स्ट नहीं आना, ये तो गलत बात है अकरम जी। अब अगर ये भी आपकी पार्टी के भी नेता बिना पार्टी लाइन या बिना गठबंधन का ध्यान रखे हुए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो आप कहाँ अलग हो गए? ये तो वही हाल हुआ जो एनडीए में हो रहा है, वो भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान जी हो। नहीं, इच्छा जाहिर करने में क्या बुराई, और क्यों नहीं कोई हमारे समाज में, हमारी पार्टी में और हमारे पार्टी के घटक दल के नेता क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सब अपनी बात कह सकते हैं। हमारे यहाँ इम्पोज नहीं होता है कुछ भी, हमारे यहाँ दिल्ली से फरमान नहीं जारी किया जाता है कि रातों रात उखाड़ कर फेंक दिया जाए इनके ही पार्टी के नेता को, जो जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। चलिए ठीक, जितना फास्ट आप चल रहे हैं अकरम जी, जितना फास्ट आप लोग चल रहे हैं, मैं तो मानकर चल रही हूँ कि 1-2 दिनों में पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट आप जारी कर देंगे। आपके नेताओं की इच्छाएं ऐसे ऐसे बाहर आएंगी और जितने नेता हैं वो बताने लगेंगे, वो बताने लगेंगे कि ये वाला मंत्रालय मुझे मिलेगा, वो वाला मंत्रालय मुझे मिलेगा। अब सीएम सुनिए ना सर, सुनिए, जितनी क्लियरिटी डिप्टी सीएम पद को लेकर है उतनी क्लियरिटी तो हमें सीएम पद के लिए नहीं मिल रही। आप पूछें कि सीएम कौन बनेगा, कांग्रेस हो जाती है चुप। सुनिए ना, जब पूछें कि सीएम कौन बनेगा तो कांग्रेस हो जाती है चुप, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बता रहे हैं सहानी साहब कि भाई मुझे तेजस्वी जी ने आश्वासन दे दिया है। अब बताइए, झूठा आश्वासन तो नहीं देंगे आपके नेता? नहीं, अभी आपके सामने आप अपने चैनल पे चला रही थी वो वीडियो को, मैंने भी सुना है। जी की बात रही होगी, लेकिन अभी जो मसला है हमारे यहाँ, ये मसला नहीं है कि कौन किधर उठा हुआ है और किसको 24 घंटा और चाहिए मनाने के लिए, और केंद्र से पारा शूटिंग हो रही है और चार्टर्ड विमान से नेताओं का नेता कल आ रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये स्थिति तो हमारे यहाँ बेशक नहीं है, हर्षोल्लास में है, हम लोग तो तैयार ना कह रहे हैं सैनी साहब 5% कोई दिक्कत तो है। अब आप माने ना माने, वो कह रहे हैं इसीलिए देरी हो रही है कि 5% दिक्कत है अभी कांग्रेस और वीआईपी पार्टी को। अब माने ना माने आप, लेकिन हाँ आप फर्स्ट हैं। नवल शर्मा जी, अब इस बात का जवाब आप दीजिए। ये वही मांझी साहब है ना जिनका दर्द आज झलक रहा है, जो अपने घर में नीतीश कुमार की फोटो अपने भगवान वाले स्थान पर रखते हैं, मोदी जी के चेले हैं, अपने आप को मोदी जी के चेले बताते हैं। अब बताइए, उनके साथ ही ऐसा होगा नवल जी, तो कैसे यकीन करेंगे गठबंधन धर्म पर बाकी साथी? देखिए, मुझे लगता है कि गुरु प्रकाश जी के जवाब देने के बाद मेरे लिए कुछ बचता नहीं। इन्होंने सारी बातों का बहुत ही बेहतर और तार्किक तरीके से जवाब दे दिया। रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी हमारे गठबंधन के वरिष्ठ सहयोगी हैं। मांझी जी एनडीए की बिहार की राजनीति की महत्वपूर्ण धुरी हैं और सारे नेता मांझी जी के प्रति बेहद ही सम्मान का भाव रखते हैं। मांझी जी का हर एक वक्तव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। और देखिए, चुनाव का वक्त है तो सीटों को लेकर यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी चाहती है कि अधिकाधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ें, तो यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जहां तक एनडीए का प्रश्न है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में संवाद और सहयोग की नीति पर काम होता है। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और हमारे सारे सहयोगी आपस में संवाद, सहयोग, सामंजस्य और सम्मान की भावना से गुथे हुए हैं। आपस में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में इन सारे मामलों का पटाक्षेप हो जाएगा। ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म मामला है और सारे मामले आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मुझे हैरत होता है प्राची जी,
कि अभी आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा, बस अगर आप अनुमति दे तो मैं एक लाइन जरा बोलूं। बोले, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मांझी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए क्या किया बिहार में लोगों ने। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी एनडीए की सरकार ने महादलित विकास मिशन की स्थापना की, महादलित आयोग बनाया, और 2005 में इनके शासनकाल में जरा पूछिए तो कि मुसहर समाज के बच्चों में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? मात्र 10% था। और आज उस समाज के 80% से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 100% ग्रामीण बसावटों तक पक्कीकरण का लक्ष्य पाया गया है। हाँ। और उन बस्तियों में 100% लगभग इंदिरा आवास का लक्ष्य पाया गया है। बिल्कुल ठीक है तो नवल आरोप जी, लगाने के मैं पहले तो अपने गिरबान में आप सोचने की लोगों की आवश्यकता बातों को 100% मानने के लिए तैयार बैठी हूं, लेकिन आप ही बताइए ना नवल जी, ये कैसा सम्मान है? जिस व्यक्ति को आप सम्मान दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं कि वो कितना जरूरी है, उस व्यक्ति को सम्मान महसूस ही नहीं हो रहा, वो अपमानित हो रहा है। और अपनी पीड़ा अपनों को ही तो बताएगा ना नवल जी। अब वो पीड़ा आप हल ही नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से परेशान है मांझी जी। नहीं, मुझे लगता है कि मांझी जी के वक्तव्य की कोई रणनीतिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। मांझी जी ही तो सर्वे सर्वा है। मांझी जी एनडीए के महत्वपूर्ण नेता है और मांझी जी निर्णयकर्ताओं में शामिल है। मांझी जी को किस बात की तकलीफ होगी? आप सोचिए नवल जी, जो सर्वे सर्वा है आपके गठबंधन के और जो सर्वमान्य नेता हैं, जो इतने महत्वपूर्ण नेता हैं, वो अगर ये कहेंगे कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं तो यकीन तो करना ही पड़ेगा नवल जी। आप कह दीजिए मुझे कि यकीन मत कीजिए, उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, वो झूठ कहा, मैं प्रश्न ही नहीं करूंगी आपसे फिर। नहीं, मैं आपसे फिर अपनी बात को दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि एनडीए में सब कुछ आपसी सामंजस्य, सहयोग और समानता के आधार पर तय होता है। और मांझी जी हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। सारे दल उनका बेहद ही सम्मान करते हैं। हमारे लिए मांझी जी बेहद ही सम्माननीय हैं और एनडीए में कभी कोई नाराज नहीं होता है। अंततोगत्वा आज तक सुनिए, आप अभी तक सुनी है? देखिए उधर अभी जहाज का कप्तान तय नहीं है, ये भी तय नहीं है कि जहाज किस दिशा में जाएगा। और बात हो रही है पोर्टफोलियो के बंटवारे की, कोई अपने आप को स्वयंभू डिप्टी सीएम घोषित कर रहा है। आपने ठीक पूछा कि कल मंत्रिमंडल के भी लोग घोषणा कर देंगे। अब जहाज डूबेगा या जहाज तैरेगा, कप्तान भी लेकिन नवल शर्मा जी, आपके कप्तान तो तय हैं, लेकिन कौन उपकप्तान है, किसकी क्या भूमिका है, कौन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा आपके जहाज पर, ये कहाँ तय कर पा रहे हैं आप? ये भी तो बड़ा मुश्किल है ना। और मैं फिर कहूंगी नवल जी, बड़ा अटपटा लगता है। आप कह तो रहे हैं मुझे कि हम तो सम्मान करते हैं, हमारे लिए बड़े सम्मानित है। अरे उस व्यक्ति को तो सम्मानित महसूस होना चाहिए ना जिसको आप सम्मान दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप जानते हैं, आप मांझी जी को मुझसे बेहतर जानते हैं। मांझी जी अगर खुलकर ये कह रहे हैं मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो कुछ तो सोच समझ कर कह रहे होंगे या गलत कह रहे हैं वो? देखिए प्राची जी, यह एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर प्रायः सभी दलों का यह प्रयास होता है कि अधिकाधिक सीटें हमें मिले। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, कौन सी अनहोनी बात है? हाँ। और इसको आप उनकी नाराजगी से क्यों जोड़ रही हैं? अरे नहीं, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। नहीं नवल जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा वो नाराज है। मैंने एक बार भी नहीं कहा वो नाराज है। और मैं जानती हूँ ये सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन ये सामान्य सी प्रक्रिया अगर सामान्य तरीके से हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक प्रश्न करूं आपसे, लेकिन मांझी जी कभी कविता के जरिए कहते हैं ना, कह रहे हैं ना, हो न्याय अगर तो आधा दो। वो तो कह रहे हैं अगर न्याय करना चाह रहे हैं तो आधा दो, लेकिन देखिए हकमारी हो रही है उनकी। नहीं, देखिए अपने भावों की अभिव्यक्ति की हर एक आदमी की अलग शैली होती है, हर एक राजनेता की अलग शैली होती है। और मैं तो कहूंगा कि आप 1 से 2 दिन के अंदर में उस सुखद दृश्य का इंतजार करें जब सारे घटक दलों के शीर्ष नेता बैठेंगे और बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी बड़ा खूब इत्तेफाक है ना, बीजेपी अपमानित महसूस कर रही है ना नीतीश कुमार, सिर्फ मांझी जी हैं जो अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब आप क्या जुगाड़ करेंगे देखेंगे। लेकिन मैं अभी राजीव रंजन जी आपके पास आ रही हूँ। आपके पास ना सीट शेयरिंग का अनुभव है, ना भी आपने चुनाव लड़ा है, बिल्कुल नई पार्टी है, नई पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है बिहार के चुनावों में, लेकिन आंकलन बड़ा खूब कर लेते हैं आप। कैसे पता चला आपको कि ये सीट शेयरिंग की नहीं बल्कि पैसों की लूट के लिए घमासान है? हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इनके घमासान से। जन स्वराज कोलिशन में एकदम विश्वास नहीं करेगा, न करता है। ना हम प्री पोल ना हम पोस्ट पोल अलायंस की बात करते हैं। हम सत्ता में आने के लिए कोई एक अपॉर्चुनिस्टिक कोलिशन, लगता है जैसे कि प्रिमिटिव एज में चले गए हैं जहां ट्राइबल चीफ्स होते थे, सब मिलजुल के एक सरकार बना ली। ये डेमोक्रेसी का तो मुझको लगता है कि हमारे यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसका मजाक ही हो रहा है। आपस में खींचतान करेंगे, पहले सीट की शेयरिंग के लिए, फिर कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा उसी करेंगे।
फिर उसके बाद अगर सरकार जिसकी भी बनती है, अब अगर बनी तो मुझको ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम लोग 243 सीट पे लड़ रहे हैं। जनता ये सब देख रही है और आज से नहीं 40-50 साल से देख रही है कि यही चल रहा है। हर इलेक्शन में इसी तरह का ड्रामा होता है। अंदर कमरे में क्या निगोशिएशन होता है, क्या बातचीत होती है, कौन किसको क्या देता है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, वो सब तो पता चलता नहीं है। बाहर आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबको एक दूसरे पे बड़ा विश्वास है, सब लोग एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं। हमारा इन सब में कोई विश्वास नहीं है और हम इन सब में कोई हमारी दिलचस्पी भी नहीं है। दिलचस्पी हम तो सुनिए ना सर, दिलचस्पी ना होती तो आपके नेता बयान ना देते ना। सुना होगा आपने क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने क्या बयान दिया, जरा रिपीट कीजिए। मैं बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये सीट को लेकर लूट नहीं है, ये तो पैसों की लूट है। ये सीट को लेकर घमासान नहीं है, ये तो लूट के लिए घमासान है। He can say that in so many words। हमने इशारे में कहा, अब आप चाहती हैं तो हम उसको रिपीट कर देते हैं। उन्होंने कहा, वो एकदम सही कहा, जनता भी जानती है। मैंने अभी कहा ना कि बंद कमरे के अंदर क्या निगोशिएशंस होते हैं, ये अंदाजा है हम लोगों को। बिल्कुल होगा सर आपको। आपके नेता पहले सीट शेयरिंग करवाते थे, रणनीति बनाते थे, तो आपको तो बखूबी पता ही होगा। एक्सपीरियंस तो है आपको, अनुभव तो है आपको, जनता को भी पता है। यही कारण है कि हम लोग उस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। हमारा गठबंधन में विश्वास ही नहीं है। हमको व्यवस्था परिवर्तन करनी है और वो गठबंधन से नहीं हो सकता है। ये जो ट्राइबल चीफ्स को मिला जुला के एक सरकार बनाए, यानी बात इतनी सी है कि पहले जो पीके साहब करते थे या प्रशांत किशोर साहब करते थे, वो लूट के लिए करते थे क्या? प्रशांत किशोर जी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे। तो वो जो भी किए, वो जो जिस पार्टी ने जो उनको कहा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने उनके साथ काम किया। हाँ, तो लूट तो तब भी होती थी ना, लूट तो तब भी होती थी। अरे लूट तो होती थी ना, आप जानते हैं अगर, तो बस यही तो पूछ रही हूँ कि यानी उस वक्त लूट करवाते थे प्रशांत किशोर। एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन अरे सुनिए ना प्लीज, लेकिन रणनीतिकार तो थे ना। इसी अनुभव से तो आप बता रहे हैं ना कि लूट हो रही है। रणनीति का उसके लिए प्रशांत किशोर जी के अनुभव की जरूरत नहीं है। हम बचपन से देख रहे हैं। मेरी उम्र 63 साल है और यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है कि क्या हो रहा है। हमको प्रशांत किशोर जी से इस बात में पूछने की जरूरत नहीं है कि लूट कैसे हो रही है। ठीक है, नहीं लेकिन आप बता तो रहे ना, आप विशेष टिप्पणी जरूर कर रहे हैं हर मुद्दे पर। अब गुरु प्रकाश पासवान जी देखिए, अब बात सिर्फ इतनी है, आप हो गए सेकंड कहूं, थर्ड कहूं, क्या कहूं, आप लोगों के नेता बता रहे हैं वो अपमानित महसूस हो रहे हैं। कोई कह रहा है जीना है तो मरना सीखो, लड़ना सीखो। कोई कह रहा है हम अपमानित हो रहे हैं, देना है तो आधा दो वरना 15 ग्राम दो। और इनके यहाँ डिप्टी सीएम भी तय है। नहीं देखिए, मैं उन लोगों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। आरजेडी महागठबंधन के लोग बीजेपी पे टिप्पणी करते हैं और वो फोटो छुपाने का उनका एक तरीका होता है। उन पे टिप्पणी करके उनको इतना मुझे नहीं लगता कि इतना महत्व के वो लायक है। क्योंकि भाई कृष्णा लावरू कौन है, संजय यादव कौन है, जो अपने पार्टी के रणनीति खुद बिहारियों से बनवा नहीं पा रहे हैं, जो बाहर से आयातित कर रहे हैं, उन लोगों पे हम क्या टिप्पणी करें? हैदराबाद से आकर के कोई तय करेगा क्या? हरियाणा से आकर कोई तय करेगा क्या? जिन लोगों ने बिहारियों को अपमानित किया उनको तो आपने सम्मान दिया अपने वोटर अधिकार यात्रा में बुला करके, तो ऐसे लोगों पे टिप्पणी करना समय को व्यर्थ करने जैसा है, पहला। दूसरा, हम पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं, देखिए प्राची जी, ये आप लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हो, आप देखते हो बिहार के चुनावों को, हर चुनाव के पहले। अभी पिछले साल जाओ ना, 2024 का अगर आप लोकसभा चुनाव का फुटेज उठा करके देखोगे, तब भी ये सेम चीजें हुई थी। तब कुछ विचित्र नहीं हुआ था। तब भी कुछ घटक दल ने अपने आक्रोश को प्रकट किया होगा, उनको मनाया होगा, उनके बात की होगी। तो ये हर बात, जैसा कि अभी नवल किशोर जी ने कहा कि लोकतंत्र में बिल्कुल ही सामान्य प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसीजर है जो हर बार होता है। हर पार्टी अपनी को असर्ट करती है, असर्ट करने का तरीका है, पॉलिटिकल असर्शन का एक तरीका है। लेकिन पूर्णतः मैं पुनः बोलूंगा कि अटल जी ने बार बार कहा था, और अटल जी के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हम भले ही आज सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हमारा अनुभव है, हम बगैर सहयोग के, बगैर समन्वय के, बगैर संवाद के किसी गठबंधन को नहीं चलाते हैं। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अटल जी के समय और आज मोदी जी के समय सभी स्टेक होल्डर्स को उतना ही मान सम्मान देता है। और आप देखिएगा, मैं पुनः बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, 24 घंटे के अंदर
इस मुद्दे का शेल्फ लाइफ समाप्त हो जाएगा। मैं कह रही 5 के 5 जो हमारे मैं तो नेता हैं, पासवान जी कह रही हूँ, आपको तो सॉल्व करना ही होगा, आपको तो सॉल्व करना ही होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर है कि बार बार मांझी जी क्यों अपमानित महसूस करें भाई? एक छोटी सी मांग है उनकी, आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ जो खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी पार्टी भी रजिस्टर्ड पार्टी हो जाए, नहीं चाहते आप मान्यता प्राप्त? आप प्राची जी मैं जानता हूं कि आपको इस बात की जानकारी होगी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास के आंकड़ों को उठा करके देखिए। इतने लंबे समय तक आरजेडी कांग्रेस का शासन रहा, यूपीए का शासन रहा, कोई मूसर समाज का व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बना था क्या? कोई मूसर समाज के व्यक्ति को उन्होंने सम्मान दिया था क्या? तो मूसर समाज का सम्मान, जीतन राम मांझी जी का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। अच्छा, मूसर समाज हो, पासवान समाज हो, पिछड़ा समाज हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर का समाज हो, हमने देखा है, तो उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की बात को बार बार लेकर के आना। असीम वकार साहब मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊं, बस एक लाइन का जवाब आप दे दें मुझे पासवान जी। बस मैंने एक छोटा प्रश्न आपसे पूछा, उसका जवाब देना है आपको। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके साथ चलने वाली पार्टी, कंधे से कंधा मिलाने वाली पार्टी, मोदी जी के लिए अपना प्रेम व्यक्त करने वाले नेता, उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले नेता, अगर उनकी पार्टी को मान्यता मिल जाए, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उनके पार्टी को मान्यता मिलेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बाकी प्रांतों में भी चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, झारखंड में चुनाव लड़े, बिहार में चुनाव लड़े, निश्चित रूप से वो बड़ी पार्टी बने। हमारी पूरी संवेदनाएं, पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उनके मान सम्मान को 1% ठेस भी हम नहीं पहुंचने देंगे। आपके शो पे बोल के जा रहा हूं। आप सुन लेते ना, वो तो कह ही रहे हैं कि भाई उनको पद का लालच नहीं है, उनको सम्मान चाहिए। अब वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए बार बार व्यथा सामने आ रही है। खैर, असीम वकार साहब मेरे साथ जुड़ गए। असीम वकार साहब, अब देखिए बाकी लोग सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आपने कोशिश की महागठबंधन में एंट्री करने की, लेकिन एंट्री नहीं मिली। अब तो खुश हो रहे होंगे कि अच्छा है इस पचड़े में नहीं पड़े, अब जो है अपने ही कैंडिडेट्स उतारने हैं और खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। नहीं मैडम, हम लोगों ने जो भी जिस तरह से भी जो भी आपके सामने आया मंजर आम पर, वो दरअसल जनता की आवाज़ थी। आवाम जो सवाल उठा रही थी, आवाम ने जो मसले मसाइल रखे थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाम की बात मानते हुए इस तरह की बात जो भी लेटर दिया था आई थी। हम पहले भी अकेले चुनाव में गए थे, 5 विधानसभाएं जीत कर आए थे, हम इस बार भी अकेले चुनाव में जा रहे हैं। देखना यह है कि इनका क्या होता है। वकार साहब, लेकिन वे तो बार बार कह रहे हैं कि हमने तो इसलिए एंट्री नहीं दी क्योंकि हमें उनकी राजनीति ठीक नहीं लगती। आपने जनता की बात सुनी, लेकिन कम से कम लेटर तो लिखा ही था ना आपने। बस इतना बताइए, अच्छा तो लग रहा होगा। देखिए अभी तो सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पा रही है। बिल्कुल लिखा, नहीं बिल्कुल लिखा था। असल में लालू यादव जी हों या तेजस्वी जी हों या राहुल जी हों या इधर अखिलेश जी हों या ममता जी हों, तमाम ये भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सेकुलर दल हैं, ये लोग एक अफवाह उड़ाते थे, अफवाह उड़ाते हैं कि असद ओवैसी साहब हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, वो हमको हराने आते हैं, बीजेपी की बी टीम है। हमारी तो साहब डिमांड भी बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, कि 6 सीटें दे दीजिए। 5 हम जीते हुए थे, हम 2-3 सीट पर सेकंड आए थे, हम उसमें की 1 सीट मांग रहे थे। नहीं तो अभी भी तो आप पर आरोप यही 6 सीट मांगने वाला कैसे आपको नहीं लगाने से कुछ नहीं होता मैडम। हाँ। अब आप या तो उसमें खुश हो जाइए या लगाने वाले आरोप खुश हो जाए। हाँ। लेकिन पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ आदमी बेवकूफ थोड़ी ना है। हाँ। वो जो 2-4 बेवकूफ है वो लगा रहे, और जो 10-20 बेवकूफ है वो सुन रहे। नहीं तो इन्हीं के साथ तो आप गठबंधन करना चाहते थे। 13 करोड़ की आबादी बिहार भाई की जिनको आप बेवकूफ बता रहे हैं, इन्हीं की तरफ से तो आरोप लग रहे हैं ना कि आप इनके वोट बैंक पर सेंधमारी कर रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं ना ओवैसी साहब, मुसलमानों की बात खुलकर कह रहे हैं ना। अब बताइए, MY में से वाई ले जाएंगे आप, M ले जाएंगे, माफ कीजिएगा। नहीं, हमारे यहाँ से कोई M नहीं जा रहा। मैं बेवकूफ कह रहा हूँ, अगर ये अकलमंद होते, ये जो अगर ये वाकई में अकलमंद होते, तो इन्हीं ने सही फैसला लिया होता।
इनकी बातें और इनके फैसले बता रहे हैं कि ये बेवकूफ हैं, सीट शेयरिंग का तरीका है क्या? और पहले अपने पॉलिटिकल और ये भी बता रहे हैं, इनके फैसले और इनकी बातें ये बता रही हैं कि ये अपनी अकल से नहीं चल रहे हैं। वालों के साथ नहीं जाएंगे। किसकी अकल से चल ये अपनी अकल से नहीं चल रहे मैडम। अकरम साहब मैं आऊंगी आपके पास। अकरम साहब मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा इंतजार करिए। असीम वकार साहब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अरे करने दीजिए ना। बिहार में चुनाव जीते थे ना, वो बात अलग है कि इनके विधायक आपने ले लिए। अभी रुके थोड़ा सा, उन्हें बोलने का मौका दे दें, फिर उसके बाद रिबेटल कर लीजिएगा। थोड़ा बोलने दीजिए। बोले वकार साहब, कौन किसकी सोच से चल रहे हैं? कर ही दीजिए आज खुलासा, किसकी सोच से चल रहे हैं लोग? नहीं बात समझिएगा। नहीं मैडम, ये कौन साहब हैं? मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ, मैं जानता नहीं, हो सकता हो बिहार की जनता भी इनको पहली बार सुन रही हो, देख रही हो। अब ऐसे लोग असद वैसी भी टिप्पणी करेंगे जिनको अपने मोहल्ले के बाद दूसरे मोहल्ले वाला नहीं जानता। अब इनको अगर राजनीति में उतार कर और आरजेडी और कांग्रेस समझ रही है इनके पीछे मुसलमान है, तो फिर तो खुदा हाफिज है, अल्लाह हाफिज है इनका। और क्या किया जा सकता है? आप दें जवाब। इन पे क्या बोलूं मैं? पूरा मुसलमान और अकरम साहब की जो है ठेकेदारी, क्या बोलूं इनको पर? मैं कौन है ये? शेरवानी में भी मुसलमान नहीं घुसा हुआ है, ये गलतफहमी मत रखिए असीम साहब, बिल्कुल भी नहीं। कोई मुसलमान नहीं आपको नेता मान रहा है, ना आपकी पार्टी को अपना नुमाइंदगी सौंप रहा है, रिजेक्ट करके भेज रहे हैं बार बार। ये गलतफहमी ना पाले, हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है और सेकुलर क्रेडेंशियल को। अच्छा बस एक बात बता दीजिए, आपके सुनिए, आपके यहाँ तो पद ऐसे ही बांटे जा रहे हैं, आपके यहाँ तो कैबिनेट लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ इस बात का। बस एक बात की श्योरिटी और दे दीजिए, आप सब लोग बड़ी श्योरिटी दे रहे हैं, एक बात की श्योरिटी और दे दीजिए। चुनाव नतीजे आने के बाद कोई आरोप तो नहीं लगाएंगे वकार साहब पर, उनकी पार्टी पर? वो तो करना चाह रहे थे गठबंधन, लेकिन आप पता ना किसकी बुद्धि से चल रहे हैं, जैसा अभी वकार साहब कह रहे हैं। नहीं, हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, हमें किसी की बुद्धि की जरूरत नहीं है, हमें दिल्ली से चलने की जरूरत नहीं है। जो लोग चल रहे हैं दूसरे के डिक्टेशन पे, वो अपने बारे में सोचे, हम लोग बिल्कुल नहीं चलते हैं। और उनकी पार्टी, उनका विचार, उनको मुबारक, हमें नहीं भैया। हमारे बिहार को जो हालात है वो हम जानते हैं। आप अपना देख लो, आप महाराष्ट्र से लेकर हर जगह से चिपटे जा रहे हो, और आपको लगा कि देश में एक मुसलमानों की राजनीति हम खड़ा करेंगे। लेकिन अकरम साहब, ये सवाल तो मैं अब आपसे पूछूंगी। ये मैंने एमवाई का जिक्र किया, सुनिए, एमवाई का जिक्र किया और एम पर फोकस हो गई तो आप तो नाराज हो गए अकरम जी? भाई जितना अधिकार आपका है एमवाई पर, जितना अधिकार आपका है वोटर्स पर, भाई उतना अधिकार वकार साहब का भी है ना। सुनिए प्लीज अकरम जी, अब देखिए खुद ही आप एम की डेफिनेशन देने लगे मुझे। आप क्यों इतना परेशान हो गए? मैंने तो सिर्फ वकार साहब से सवाल पूछा था। परेशान कर रहे हैं क्या एआईएमआईएम वाले आपको? जहन में आ रहा है इसका मतलब? हम परेशान नहीं होते, राष्ट्रीय जनता दल परेशान नहीं होता, किसी से नहीं होता है। नहीं, वो दिखा ना अभी, जैसे एमवाई की बात की आप नाराज हो गए। आपकी आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए मैं तो नहीं, वो तो कम आएगी, अब वो कम आएगी सर, मैं समझ रही हूँ। एक छोटा सा काउंटर कर दीजिए वकार साहब, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। असीम वकार जी, इस मुगालते में मत रहिए कि आपको वोट मिल जाएगा। कहते रहेंगे आप बाहरी हैं, बाहरी ही रहेंगे। मैडम देखिए, फिर मैंने भी पर्सनल वाली बात हो जाएगी। मैं इनको जानता नहीं, बिहार इनको जानता नहीं, इनकी विधानसभा इनको जानती नहीं, इनकी लोकसभा इनको जानती नहीं। ये बात करेंगे असद ओवैसी पर और आसिम वकार से। नहीं, पार्टी तो जानती है वकार साहब। मसला ये है कि बात करने के लिए भी तो एक चेहरा और एक ताकत चाहिए ना, बात में वजन चाहिए मैडम। इनकी बात तो खुद तेजस्वी नहीं सुन रहा होगा। Your leader cannot talk to me like this, please. आप अपने हद में रह के बात करें। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम हम नहीं बता रहे अभी। एक कलई खोल देंगे आपकी पार्टी की और आपके विचारधारा। आरजेडी के सभी प्रवक्ता यही सब जानते हैं। मैं अक्सर सुनता हूँ आरजेडी वालों को, वो ऐसे ही मतलब लूज टॉक करते हैं एक दूसरे से। नहीं, आप बताएंगे। और लूज टॉक करके सोचते हैं कि वो पॉलिटिकल बहुत बड़े लीडर बन गए। हमारे बारे में फर्क नहीं। अच्छा रुक जाएं अकरम जी रुक जाएं, ठीक है अकरम जी रुक जाएं। अब हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये उन विधायकों से पूछेगा जो चुनकर आए थे एआईएमआईएम के निशान पर लेकिन आ गए आपकी पार्टी में, उनसे भी पूछ लीजिएगा कभी। और
इनकी ताकत क्या है ये तो आप जानते ही हैं। तभी मैं कह रही हूँ ना, जैसे ही वकार साहब आए डिबेट में आपका रुख बदल गया। अकरम साहब अच्छा खासा आप बता रहे थे डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, आप बेवजह नाराज होने लगे। मौका दे दिया अपने सहयोगियों को हंसने का। नवल जी नहीं, ये हंसे, हम तो चाहते हैं कि चले ठीक है सर, कोई बात नहीं, सियासत ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, अरे ठीक है, सियासत ऐसी होनी चाहिए। नवल जी बताइए, क्यों ना सवाल पूछें आपके विरोधी आपसे। एक नेता कहते हैं जीना है तो मरना सीखो, लड़ना सीखो, और एक नेता कहते हैं हो न्याय अगर तो आधा दो। ये सब सामान्य है। देखिए, शायद आपका इशारा चिराग पासवान जी की ओर है। जी जी बिल्कुल। चिराग पासवान जी युवा नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और बिहार में युवाओं को मोटिवेट करने की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी माननीय चिराग पासवान जी के कंधों पर है। चिराग पासवान जी एक जिम्मेवार राजनेता हैं। हर एक नेता की अपनी शैली होती है, किसी को कविताई अच्छी लगती है, कोई सीधे सीधे शब्दों में बयान। ठीक है, मैं लौट रही हूँ नवल जी आपके पास, लेकिन ये भी बड़ा खूब है गुरु प्रकाश पासवान जी कि ना बीजेपी ना जेडीयू कोई कवि नहीं है। सारे जितने कवि हैं वो या तो जीतन राम मांझी की पार्टी से निकल कर आ रहे हैं या चिराग पासवान की पार्टी से निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अब मैं बोलूंगा तो आप कहिएगा मैं रिपीट कर रहा हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा कोई कवि हुआ है क्या? पोएट, स्टेट्समैन, उनको लेकर के वो अपनी भावनाएं कैसे कविताओं में व्यक्त करते थे, ये हम राजनेताओं को सीखने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, बड़ा दुख होता है अभी जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, और A to Z में एक ही अक्षर। तेजस्वी यहां कहते कहते थक गए कि भाई हम A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, लेकिन अंततोगत्वा आपका असल चेहरा सामने आ ही गया। M को लेकर के इतनी ज्यादा खुजली मच गई, M को लेकर के इतनी सेंसिटिविटी मच गई, ये दिखाता है कि भाई पूरा बिहार आपकी चिंता है ही नहीं, आपको बिहार के 13 करोड़ लोगों की चिंता है ही नहीं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राची जी आपके शो पे आज दिखा है, और मैं धन्यवाद देता हूं आपको, चाहे अनचाहे में ही सही, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सही, कम से कम आपने इन फिरका परस्त पार्टियों का जो असल चेहरा है वो एक्सपोज किया आज भारत के लोगों के सामने। आपको बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबकी बात होनी चाहिए। एम के नाम पे बाप रे बाप, एम कहीं नहीं चले जाए, एम कहीं नहीं चले जाए, विचित्र होता है भाई। अब बिहार के 13 करोड़ की बात करो। अगर आपको मेरी आवाज जा रही है, आपने मुझे तो शुक्रिया कह दिया, एक शुक्रिया लगे हाथ प्रशांत किशोर जी को भी कह दीजिए। वो भी तो घूम घूम के सच्चाई बता रहे हैं, बंद कमरे की डील पूरे बिहार को बता रहे हैं घूम घूम के। नहीं, देखिए, देश में संविधान है, देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में जुडिशियल प्रोसेस है। अभी हमारा देश संविधान से ही चलता है। प्रशांत जी या उनके पार्टी की अब एक मॉडल है। प्राची जी, दिल्ली में भी एक मॉडल आया था, क्या हुआ उसका? कपिल सिब्बल को परसू करेंगे, चिदम्बरम को परसू करेंगे, राजा को परसू करेंगे, तो छोड़िए ना, ये बिहार है, ये लोकतंत्र की जननी है, ये पटना का गांधी मैदान है जहां से आपातकाल के विरोध में स्वर बुलंद हुआ था। तो लोग आते हैं, आएंगे, करेंगे, स्वागत होगा। दिल्ली वाले मॉडल ने दो बार आपको चुनाव हराया था। रूल ऑफ लॉ से अपने आप को ऊपर समझना, गुरु प्रकाश पासवान जी, दिल्ली वाले मॉडल ने दांत खट्टे किए थे आप लोगों के। खैर, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।